बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 14 मई में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 14 मई से पहले पहले इलेक्शन करवाए जाएं। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने भी कल कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो अपनी एक फ़ोर्स के साथ मौजूद है, तो क्या होगा? अब 6 दिन बाद इलेक्शन तो नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आज दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट का एक 8 रुकनी बेंच है उसने हुक्म दिया है कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। क्या कौमी असम्बली का रिकॉर्ड अदालत में पेश होगा? और सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने आज एक हुक्म जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके असासों की 15 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात मुहैया किए जाएँ। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के असासों की तहकीकात कर सकती है या उसको करनी चाहिए? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है और वो बयान इमरान खान साहब के एक इल्ज़ाम के हवाले से है और इस बयान में ये कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बग़ैर सबूत के गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात मत लगाएं। मन घड़त और बदनीति पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते। मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्ज़ामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। और ये भी कहा गया कि वो सबूत सामने लेके आएँ। सबूत की भी बात की गई है। तो अगर कानूनी रास्ता इख्तियार करें, सबूत सामने लेके आएँ, और इस बयान में यह भी कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखती है, तो ये क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ 3 माहिरीन कानून मौजूद हैं। जनाब सलमान अकरम राजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब जो वकील भी हैं लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और तर्जमान की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दफ़ा भी हैं, तो ये जो ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम उसमें यह भी कहा गया कि हम भी एक कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं, तो क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है हुकूमत या अफवाज पाकिस्तान? क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है? जी मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ी संजीदा और एक बड़ी अपने अहम इशू के ऊपर आपने ये बात की है। जो DG-ISPR की स्टेटमेंट है वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले आ जानी चाहिए थी, वो ताख़ीर से आई है। और उसमें जो इमरान खान बात कर रहे हैं, उन्होंने ये एलिगेशंस जो लगाई हैं कि जिसमें वो बार बार हाजिर सर्विस लोगों के नाम लेकर उनके ऊपर बेबुनियाद कॉन्कॉक्टेड, बिल्कुल मन घड़त और जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशंस में भी हमने देखा कि जब परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी तो तब एविडेंसेस को भी फैब्रिकेट करने की उन्होंने कोशिश की, बट दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहस बराए बहस होती जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इमरान ये कर रहे हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, गवर्नमेंट अपने तौर पे, और वो पर्सनल जिनके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं और ये बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उनकी उसी तरह की बातें हैं जिस तरह की वो पिछले जो चीज़ उनको स्टिक तो करती कोई नहीं, चाहे वो जैसे भी कह लें। एक मौक़िफ़ लेते हैं, फिर उसको तब्दील करते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, उसको तब्दील करते हैं। चलें, वो तो उनकी सियासी एक सोच या उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। लेकिन ये एक बड़ा संजीदा मामला है कि आप किसी शख्स के ऊपर 302 जैसा संगीन इल्ज़ाम लगाएं। कैसी गलत बात है। इन्होंने ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब पे लगाया, ये इल्ज़ाम उन्होंने वज़ीर दाखिला साहब पे लगाया, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी के जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है उसके एक ज़िम्मेदार तरीन DG के मुतल्लिक़ भी वो लगा रहे हैं कि उनको 302 के इल्ज़ाम में वो खड़ा कर रहे हैं। कैसी अजीब सूरत हाल है। ये तो साहब ये करना चाह रहे हैं, और जो अगर ऐसी शहादत उनके पास कोई है, मतलब वो कैसे कह रहे हैं। एक आदमी पकड़ा गया है, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ चाहूँगा। एक आदमी पकड़ा गया और वो जो पकड़ा जाने वाला आदमी है वो ये बात कह रहा है कि मैंने इनको इसलिए फ़ायर मारा कि ये अपने आप को खुदा न खास्ता
किसी मजहबी मामले में अपने आप को ऐसे पेश करते थे कि शायद ये किसी कोई ऐसी, जिस तरह का आपने देखा कल एक वाक़या पेश आया पेशावर में, इंतहाई अफसोसनाक। मैं शदीद तशवीश का शिकार हूँ। मैं आई एम अ वरीड हेड। मैं सारा दिन पब्लिक में होता हूँ। मुझे इस किस्म की जो सूरत हाल है उससे एक अनजाना सा खौफ है। अभी एक आदमी उठ के खुदा न खास्ता उनकी तशबीह किसी पैगंबर के साथ करे और फिर कोई बच्चा छोटा जो ट्यूटर्ड बच्चा हो और वो माइक पकड़े और लगे कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड टेलर मेड स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्ला वो कैसे तशबीह दे रहा है। मैं आपके नेशनल टीवी पे बात नहीं करना चाहता। मैं आई डोंट वांट टू, चलें इसको रहने दें, क्योंकि मैंने तो सवाल आईएसपीआर की स्टेटमेंट के हवाले से किया। सलमान अकरम राय साहब जी, एग्जैक्टली सर। सलमान अकरम राय साहब ये बताएं कि माजी में बहुत से सियासी लीडर जो हैं वो कुछ फ़ौजी अफसरान की सियासत में मुदाखलत के हवाले से बात करते रहे हैं और हमेशा बहुत से लोगों ने की है, लेकिन इमरान खान साहब एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्वस है। तो क्या इमरान खान साहब को सबूत नहीं देना चाहिए इसका? देखिए, जहाँ ख़दशा होता है वहाँ पे उस तरह का सबूत तो शायद देना मुमकिन ना हो। अब सवाल ये है कि क्या ख़दशों का इजहार आपको मुझे करना चाहिए? हम करते हैं। अगर हमें कोई ख़दशा लाहक हो जाए कि मुझे इस शख्स से ख़तरा महसूस हो रहा है, वो शख्स कहेगा मैंने तो कोई वार नहीं किया, लेकिन वार होने से पहले तो ख़दशा ही होता है। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। देखिए, इसमें हद तक इज़्ज़त का बिल्कुल एक अंसर आ सकता है, लेकिन जहाँ इतना बड़ा एक इदारा हो और इदारे में के ज़िम्मेदार अफसरान हों, उनको आगे बढ़ के मैं समझता हूँ ये एक तरह से एश्योरेंस देनी चाहिए, यकीन दिलाना चाहिए कि आपको हमारी जानिब से खाइफ होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रोज़ हम देखते हैं, वीलॉग करते हैं हमारे दोस्त, आपके दोस्त जो कहते हैं इमरान खान पे सुर्ख लकीर लगा दी गई। अभी आप जाएं सोशल मीडिया खोलें, उस पर आपको बेशुमार वीलॉग मिल जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा फ़ैसला, ये थंबनेल आपको मिलते हैं। तो उनको भी कोई पूछे कि भाई ये तुम क्यों इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये चमगोइयाँ कर रहे हो, बल्कि ऐलान कर रहे हो कि ये फ़ैसला हो गया, इमरान खान पे सुर्ख लकीर लग गई। तो ये चीज़ें काबिल तशवीश हैं। जब ये सब कुछ होने दिया जा रहा है, उन दोस्तों को हमारे कुछ नहीं कहा जा रहा, वो बैठ के बिल्कुल बबांगे दोहल एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये माहौल ऐसा है कि इसमें किसी का खाइफ होना, खौफजदा होना। सुर्ख लकीर कहीं नज़र तो नहीं आ रही। इमरान खान साहब को रोज़ाना अदालत से ज़मानत मिल जाती है। देखिए, जब ये कहता है कोई और एक जिम्मेदार सहाफ़ी ये कहता है कि सुर्ख लकीर लगा दी गई है, तो उसके बाद तशवीश होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, आप से ये सवाल इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि आपने भी कुछ फ़ौजी अफसरान पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद आपकी सही तरीके से आपका मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया। तो वो तो एक पता नहीं कौन सा कानून था, किस कानून के तहत हुआ, लेकिन जिस कानून के तहत आप आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कानून में क्या गुंजाइश है कि अगर इमरान खान साहब किसी पे बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये सुर्ख दायरे वाली बात सबसे पहले इमरान खान साहब ने खुद की थी। अच्छा। और जब वो बार बार ये कहते हैं जी कि मैं राब्ता करता हूँ, मुझे लिफ्ट नहीं कराई जा रही, मुझसे बात नहीं की जा रही, मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उसके बाद ये बात जो है वो फैली है। देखें, इसमें तो आप सिर्फ एक शख्स को मिलाइन नहीं कर रहे, आप जो एक बहुत की पोस्ट पर एक आर्म फोर्सेस का ऑफिसर है उसको बेसिकली उसको सामने रख के आप पूरे अदारे को मिलाइन कर रहे हैं। मसलन मैंने जब फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये ज़िक्र किया कि वो या उनके जो साथी हैं वो अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाते हैं, मेरे पास इस सारी चीज़ की एविडेंस थी। और लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहा, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी कहा कि जनाब इस पर आप एक कमीशन बनाएं और अगर मेरे इल्ज़ामात जो हैं वो गलत साबित होते हैं तो आप मुझे भले डी चौक में जो है वो लटका दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर मेरे इल्ज़ामात जो हैं 100% सच साबित होते हैं तो फिर आप इन वर्दी वालों का क्या करेंगे। ज़ाहिर है उसका जवाब कुछ ही नहीं था। जो कुछ मैंने फिर ज़ाहिर है सुओ मोटो नोटिस उन्होंने लिया, क्योंकि उस वक्त जो अदालत उस्मा
की टॉप की अरसलान थी या जो फौजियों की टॉप की लीडरशिप थी, ये बिल्कुल आपस में एक थे और इसी वक्त वो मिलकर सारा कुछ एक जो भी उनका प्रोजेक्ट था, जो भी कंस्पायरेसी थी, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, वो मौजूदा चीफ जस्टिस को आपने खत नहीं लिखा कि आपका केस जो है उसको सुना जाए? मेरा ख्याल है कि दर्जनों खत लिखे और दर्जनों ही अर्ली हेयरिंग्स की दरख्वास्तें लिखी और लेकिन मैंने आखिरी मरतबा जो मेरे केस की हेयरिंग हुई थी वो 13 जून 2022 को हुई। उस वक्त भी मैंने ख़त लिखा कि सर बात यह है कि 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं, अज़राए करम 1-2 हेयरिंग्स रह गई हैं, इस केस को फिक्स करके डिसाइड हो जाए 2 जज साहिबान, अब नए सिरे से बेंच बनेगा। लेकिन वो नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ और अब तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये जो केस है, अब केस नहीं, मेरा इम्तहान है जो शायद अल्लाह ताला की तरफ से है और मैं सब्र से अब तो अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसाफ का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके पास तो सबूत थे जनरल फैज़ के खिलाफ और आपके वो सबूत जो हैं वो आप पेश करना चाहते हैं अदालत में, आपसे वो कोई अदालत वो सबूत देखना नहीं चाहती? उस तरफ आ ही नहीं रहे ना। आ ही नहीं रहे। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे कहा जा रहा है कि सबूत सामने लेके आए, अगर वो सामने नहीं लेके आते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए मीर साहब, एक बात है, सलमान साहब ने वो बात की खदशात की ना, देखिए कितना भी संगीन इल्ज़ाम हो, जब तक उसकी सपोर्ट में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ना, तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या लॉ को इन मोशन करने में बेमानी चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर ये जो इमरान खान साहब हैं, उनके पास एक रेमेडी तो ये है कि जी कि ये एक FIR दर्ज करवा दें कि जी इन्होंने मुझे फ़लाँ मौके पे धमकी दी है, इनके फ़लाँ लोगों ने जो है मुझे थ्रेट किया है, मुझे इनसे जान का ख़तरा है, ठीक है, एक रिकॉर्ड। लेकिन उन्होंने FIR में नाम उनका डालने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। देखिए उसका मेरा ख्याल है उसके बाद उनके पास रेमेडी तो थी, 20A की जस्टिस ऑफ पीस के पास रेमेडी होती है, वो ना करे, हाई कोर्ट के पास रेमेडी होती है, वो ना करे, सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडी होती है, लेकिन उस तरफ तो वो गए नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कल एक तकरीब से खिताब करते हुए 90 दिन की बात किस पेराए में किया, जरा सुने। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. मलिक अहमद खान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कहा है कि हमारी जजमेंट जो है 14 मई तक इलेक्शन करवाने वाली, वो अभी तक मौजूद है और उसमें जो उसकी फोर्स भी उधर ही मौजूद है। अब 6 दिन बाकी रह गए हैं, तो अगर अब इलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। जी मीर साहब, भले से करें, कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल को अपहोल्ड करने की जजमेंट क्या जजमेंट होगी? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी जजमेंट्स भी थी। जब आर्टिकल 95 वायलेट हो रहा था तो तब तो उसकी वायलेशन का जिक्र ना हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस का जिक्र भी नहीं हुआ। जब 63A रीराइट हो रहा था, वो जो हक ही नहीं था उनका, वो उसकी तशरीह कर सकते थे, बट उसको एक बिल्कुल नई तहरीर के तौर पे जब्त कर देना और उसकी बिल्कुल पूरी हैयत ही बदल देना। 14 मुकदमे हैं। मैं आई एम ग्रेटफुल टू वन ऑफ वेरी एमिनेंट, वो टीवी पे हमें पहले उनसे कोई वकालती या अदालती शनासाई तो हमारी नहीं थी, बट टीवी पे भी फाउंड इट। पर जिसने प्लेन तरीके से रीमा उमर ने इसको रखा, और उसके बाद जब मैंने वो एग्जैक्टली वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें रखी और देखा कि ये हुआ क्या है, ये तो सारी सियासत ही। 14 मुकदमे, 15 अगर देख लें, मियाँ नवाज शरीफ के डिस्क्वालिफिकेशन, पैनामा केस की हियरिंग्स, आपके पास सलमान अकरम राय साहब बैठे हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। सुपरिटेंडेंसेस प्रोवाइड करना, नैब की इन्वेस्टिगेशंस को कंट्रोल करना, वो JITs तश्कील देना, जो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था उसको पूरे का पूरा इंक्रोच करना, अपनी जजमेंट जुरिस्डिक्शन जो कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शंस की जजमेंट्स थी, उन सबको यकसर तब्दील करना। अब वी आर हिटिंग आवर हेड अगेंस्ट वॉल। ये तो 15, 16, 17 मुकदमे वो हैं जिन मुकदमों ने पाकिस्तान की सियासत का, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, उसकी शक्ल तब्दील की। 14 मई को तक इलेक्शन करवाने का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं होता ये तो फिर क्या होगा? ये ऐसे है कि अगर चीफ जस्टिस साहब थोड़ी सी और वजाहत फरमा दें
तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि इलेक्टोरल लॉज का एक चैप्टर है और वो डील करता है कि केयर टेकर्स का होना भी ज़रूरी है। जनरल इलेक्शन विदाउट द स्कीम ऑफ केयर टेकर्स आइन तजवीज़ ही नहीं करता। वो 90 दिन का जो जिक्र है वो उस सूरत में है जब पूरे चैप्टर को आप सामने रखेंगे। जनरल इलेक्शंस बाई इलेक्शंस नहीं है, ये सिर्फ एक शिक को उठाकर उसका एक पूरा मुकदमा खड़ा किया गया है। अगर ये तफसील के साथ रखें तो ये तो आयत अलग-अलग पढ़ने वाली बात अच्छा, है अब इसमें कि नमाज के करीब मत जाओ हालत नशे में हो, तो ऐसी अब बात है। आज सलमान अकरम राय साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने आज एक ट्वीट किया, बहुत सुबह सुबह उठ के सलमान साहब ने एक ट्वीट किया, नेवर इन आवर हिस्ट्री हैव सो मैनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस एक्टेड इन कंक्रीट टू डिफाई the constitution, parliament acting to block in concert to defy the constitution, parliament acting to block funds needed for an essential constitutional function in an illegality that sets a dark precedent. The constitution can be defeated by blocking funds and personnel. इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी सियासी तारीख का अनोखा वाक़या है कि फंड्स रोक के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो अब 14 मई को तो इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? देखिए, जो एक बयानिया बनाया गया, हमारे दोस्त ने भी जिसका जिक्र किया कि माजी में बहुत मुकदमात गलत तरीके से फ़ैसला किए गए, मैं उसकी तायद करता हूँ। बिल्कुल मैं मानता हूँ माजी में बहुत गलतियाँ हुई हैं। अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि दौर ऐसे आए हैं जब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हमें लगा कि एक साथ किसी मुहिम जोई पे चल रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। इसी तरह ये बात कहना कि आइन का जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह जो है वो ऐसी हो गई कि आइन को दोबारा लिख दिया गया, मुझे इस बारे में भी कोई कलाम नहीं है। लेकिन ये सारा बयानिया जो है, ये तमाम तर जो वाक़यात हैं ये इकट्ठे किए जाएँ तो इससे फिर भी ये साबित नहीं होता कि आज अगर आइन कहता है कि अवाम का ये हक़ है 2 सूबों में जहाँ असम्बलियाँ तहलील हुई हैं कि नुमाइंदा हुकूमत वहाँ कायम हो, जमहूरियत के ज़रिए इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत कायम हो, तो हम कहते हैं नहीं, इस 15-16 करोड़ अवाम का जो ये हक़ है वो हम ले लेंगे क्योंकि माजी में फ़ैसले बहुत बुरे किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मंतक मुझे समझ में नहीं आती। एक तो ये बात थी। अब देखिए, किया ये है इन्होंने कि बज़ाहिर काबीना ने कहा कि पैसे दे दिए जाएँ इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद मामला पार्लियामान में गया, नेशनल असम्बली में गया, वहाँ एक करारदाद आ गई कि पैसे नहीं देने इलेक्शन कमीशन को। अब वो करारदाद जो है बज़ाहिर वो हायल है। कहा यह जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि चूंकि नेशनल असम्बली ने पैसे देने से रोक दिया है इसलिए पैसे नहीं दिए गए, इसमें वज़ीर आज़म का या काबीना का कोई कसूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि वो करारदाद क्या आइनी है या नहीं है, और इसी हवाले से मैंने ये ट्वीट भी की। देखिए, बड़ी आसान बात है, आइन के मुख्तलिफ आप कह लीजिए अहकामात हैं जिनके लिए अमला भी चाहिए, उन अहकामात पे अमल के लिए पैसा भी चाहिए। तो क्या आइन की उन तमाम शिकों को हम मफलूज कर देंगे पार्लियामान से करारदाद पास करा के कि पैसे नहीं देने? ये एक बहुत ही अनोखा एक वाक़या है जहां आपने आइन को जाबिर डिक्टेटर तो किया करते थे सस्पेंड, अब हम पार्लियामान के जरिए आइन तो को। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक सियासी मामले में आमने सामने खड़े हैं। नहीं, ये सियासी मामला और नहीं है। एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बाकी सियासी जमातें पार्लियामेंट के जरिए नबर्द आजमा हैं। पहले तो ये कि ये सियासी मामला नहीं है जी। देखिए, हर मामला जिसके सियासी असरात हों वो सियासी नहीं होता। सियासी मामला वो होता है जैसे असम्बली की तहलील, कि एक वज़ीर आला ये समझता है कि मेरी जो अक्सरियत है एक वोट की वो ठीक नहीं है, मुझे अवाम से तायद लेनी चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए, ये एक सियासी मामला है। इस पर कोई ये 58(2) भी नहीं है जो ज़िया-उल हक़ साहब ने किया था कि ये मामलात होंगे तो आप असम्बली तहलील कर सकते हैं। ये खालिस्तन सियासी मामला है, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये मामला कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और ये अवाम का हक है, ये तो एक आइनी बंदिश है, ये बिल्कुल सियासी मामला नहीं है, बिल्कुल ये आइन पे अमल की बात है। ये आपने बात बिल्कुल सही की शौकत सिद्दीकी साहब। आइन कहता है कि अगर कोई प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली अगर डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। तो 90 दिन में इलेक्शन एक आइनी तकाजा है जिसको कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अपना जो नोट था उसमें उसको तस्लीम किया है। अब अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं होता, और वैसे 14 मई की डेट भी जो है ये 90 दिन से आगे चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये भी कहा कि अगर सियासी रहनुमा आपस में किसी एक नई तारीख पे इत्तेफाक कर लें तो हम गुंजाइश देंगे। वो जो गुंजाइश देने की पेशकश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 90 दिन के बाद ही है ना।
तो क्या वो आइन के मुताबिक है? देखें मीर साहब, 90 दिन की जो एक लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है ना, वो किसी भी इलेक्शन का एक एस्पेक्ट है। हमें ये समझना चाहिए कि सारी बहस में हम सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट अदारा है जिसने ये सारा काम करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल 218(3) के तहत कुछ ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं कि जी उन्होंने फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्टी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कराना है। अब अगर वो अथॉरिटी ये कहती है जिसने ये इलेक्शन ये सारा काम कराना है कि हम इस जो मुकर्रा मुद्दत है, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और उससे पहले भी आपको याद होगा जब कासम सूरी साहब वाली जो एक वाला इशू गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था जी हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये उस वक्त भी उनका स्टांस था, क्योंकि अभी हल्का बंदियां होनी हैं, वोटर लिस्टें मरदमशुमारी होनी है, ये सारी चीज़ें होनी हैं। वो था एक ओवरऑल जनरल इलेक्शन के हाल। अब असेंबली पहले जो डिज़ोल्व, ज़ाहिर उस वक्त भी डिज़ोल्व हुई, और उस वक्त फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त कर देती तो शायद इतना इशू ना पैदा होता, लेकिन वो इन्होंने कर दिया। अब आर्टिकल 254 के तहत हमारा ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी काम जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि एक पर्टिकुलर वक्त के अंदर होना है वो नहीं होता, तो उसको अगर वो उसके बाद होता है तो इस वजह से वो गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं हो जाएगा। और गालबन उसी आर्टिकल का मद्देनज़र रखते हुए पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा जी कि हम इसको उस वक्त कर रहे हैं, और गालबन उसी चीज़ को ही, उसी पावर को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन से वो आगे लेकर चले गए इस मामले को। इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिन जो है वो कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है जब तक आप दीगर लवाजमात पूरे नहीं कर दे। हमारे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मिनट सर प्लीज़ मुझे देखिए, हमारे लॉ में कुछ चीज़ें होती हैं कि जी कोई सर्टन एस्पेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो को एग्जिस्ट करने चाहिए। अब मसलन मैं आप कहता हूँ, राजा साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास वोटर लिस्टें नहीं हैं, हमने हल्का बंदियां नहीं की हुई, तो आप 90 दिन के अंदर कैसे इलेक्शन करा लेंगे? तो देखें, अब इसमें मैं इसलिए आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछने वाली बात ये थी कि आप 12 महीने काम करते हैं, आप इलेक्शन के लिए क्यों तैयार नहीं थे? अच्छा, अब इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। जो बात अक्टूबर की थी वो अक्टूबर 2022 की बात थी, अक्टूबर 2023 का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में पेश होकर कहा, मैं उस मुकदमे में वकील था सदर मुमलिकत का, कि हमें कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल इलेक्शन करा सकते हैं, हमें सिर्फ पैसे दरकार है और हमें अमला दरकार है। इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन की कोई ख्वाहिश थी कि इलेक्शन ना हो, या वो तैयार नहीं थे, या वोटर लिस्टें नहीं थी, बिल्कुल ये गैर मुतल्लिक बात है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि एक मंसूबा साजी की गई कि हमने इलेक्शन नहीं कराना क्योंकि हम शायद हार जाएं इलेक्शन को आगे करो, और इसके लिए कोई तरतीब कोई तदबीर नहीं, बल्कि सिर्फ धौंस से उसको आगे करो। देखिए, ये कहना कि आइन का आर्टिकल 218 कहता है कि इलेक्शन साफ होंगे, शफाफ होंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि आइन की वो ताकत जो वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को ताकत देती है तहलील करने की, वो ताकत ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर एक वज़ीर आला अपनी असम्बली तहलील करता है, तब वो इंतज़ार करे जब तक बाकी तमाम असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, जब तक नेशनल असम्बली तहलील नहीं होती, तो फिर वो ताकत ख़त्म हो गई, ज़ाहिर हो गई। आपने कहा कि शायद वो हार जाएं, इसलिए कराची का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो उसमें ज़िमनी इलेक्शन के बाद उसकी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो चुकी है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि आप सिर्फ पंजाब के जो इंतखाबात हैं उसकी बुनियाद पे अपने प्रोग्रामों में कहते हैं जी इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अक्सरियत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी ने 98 सीटें हासिल की हैं, जमात इस्लामी की जो हैं वो 87 हैं, तहरीक इंसाफ की 43 हैं, 43, मुस्लिम लीग नून की 7 हैं, और JUI-FA की 3 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिज़ल्ट है ये पूरे पाकिस्तान के वोटर्स की जो राय है उसकी अक्कासी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े
शहर में एक बल्दियाती इलेक्शन हुआ है और उसका रिजल्ट जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे है और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी एक टाइमलाइन बताना चाह रहा हूँ। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है। ये 1 मार्च को एक सो मोटो नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। उनको ये कहा जस्टिस एजाजुल एहसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि आप सो मोटो एक्शन लें, और उसमें ये कहा गया कि जी पंजाब और KPK में इलेक्शन 90 दिन में कराए जाएं। फिर 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया गया। 2 अप्रैल को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जेलें काटने वाले असम्बलियों में तकरीरें करते हैं, सियासतदानों पर उन्होंने तनकीद की। अगले दिन 3 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया बराह रास्त चीफ जस्टिस को कि हम जेलों से सुरखरू होकर आए हैं, बेइज्जत होकर नहीं आए। जिस जज पर इल्ज़ामात हैं उसको साथ बिठाकर आप कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। यहाँ से एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई। और फिर 4 अप्रैल को कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराया जाए। ये 4 अप्रैल को ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। और उसके बाद, और ये 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का दिन भी था। और 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई, जिसका जिक्र सलमान साहब कर रहे थे। और उसमें 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला मुस्तरद किया गया। 10 अप्रैल को कौमी असम्बली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर किया गया और हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स ना देने की जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। और उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी फाइनेंस को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया और गवर्नर स्टेट बैंक को कहा गया कि 17 अप्रैल तक फंड जारी करें, जो कि नहीं हुए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हमें फंड्स नहीं मिले। 19 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को 27 अप्रैल तक फंड्स जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। और 19 अप्रैल को वजारत दफा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई कि भारत की तरफ से हमें जारहियत का ख़तरा है। और 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सियासी जमातों को इंतखाबी तारीख के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। और 20 अप्रैल ही के दिन अदलिया जो है उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसका काम आइन को रीराइट करना नहीं बल्कि सिर्फ ये पार्लिमान का काम है। एक लंबी टाइम लाइन है और इसका जो एंड है वो ये होता है कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि जजों को पार्लियामेंट में तलब किया जाए। और बात जो है वो ख़त्म होती है 7 मई को कि 90 रोज़ में इलेक्शन करना की बात करना हमारी ड्यूटी है, चॉइस नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने कल बयान दिया। और आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के असासों की इंक्वायरी करेंगे। अब अहम तरीन सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है सियासी लड़ाई है, एक कानूनी और आइनी लड़ाई भी है, सियासी लड़ाई है। चीफ जस्टिस वर्सेस वज़ीर आज़म पाकिस्तान लड़ाई में अब स्टेज ये आ गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासों की हम तहकीकात करेंगे। रज़ा रबानी साहब जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है वो इससे इत्तफाक नहीं कर रहे। अब इस पर कानून क्या कहता है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमती इदारों को हुक्म दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो जायदादें हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो उनको फराहम की जाएं। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये इख्तियार है? दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं रज़ा रबानी साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है जो उन्होंने हमें भी भिजवाया। वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के असासों की छानबीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इस्तेहकाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मालियाती मामलात को कमेटी में उठाया जा सकता है। इदारों के दरमियान मुहाजराई को बातचीत से ख़त्म किया जा सकता है। बातचीत की पहल पार्लियामेंट की तरफ से होनी चाहिए। ये वो एक डायलाग का मशवरा दे रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा मशवरा है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि 15 दिन का टाइम दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के असासों की तफसीलात जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी जाएं। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो एक आइन में तरीकाकार तय है कि उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाया जाता है, उस तरफ आप क्यों नहीं गए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके जरिए कार्रवाई क्यों की जा रही है?
जी मीर साहब, देखिए इसकी 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, और बार की कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल एक रेफरेंस फाइल करे और इन्हीं एलिगेशंस पे जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने है, और उसके ऊपर वो इट इज़ पेंडिंग देयर सिंस इतनी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आने के बाद, इतनी उसकी एविडेंस आने के बाद, नीदर वो इंक्वायरी पे भेजा गया, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर कोई एक्शन किया, ना उसकी कोई हियरिंग फिक्स की, और ना ही उसका सिलसिला आगे चला। बल्कि उसके बजाय क्या हुआ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उन मोहतरम जज साहब को बेंच पे साथ बिठाकर बड़े 2 टोक अल्फाज में ये कहा, वो रिकॉर्ड पे हैं, पाकिस्तान के सारे नेशनल मीडिया पे चले, कि ये मेरे साथ बैठे हैं। मैसेज बड़ा क्लियर था, लाउड, और उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती जो कहा गया, बल्कि रादर इसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अब अवेलेबल है कि जब इसी नोयत का एक मामला जब किसी और जज साहब के टैक्स के और उनके असासों की छानबीन यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाद अज़ां एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच, तो तब कहा गया कि नहीं ये मामला ऐसे देखे जा सकते हैं, और आज इनको कहा गया कि मेरे लिए टैक्स मैटर्स हैं। तो ये 2 बड़ी डिफरेंट लेंसेज हैं जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट ये कंडक्ट कर रही है। अब रही बात कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन मामलात को देख सकती है। रज़ा रुबानी साहब बड़े मोहतरम, एक बड़े आइन के माहिर, और उनकी एक बड़ी राय की अहमियत है। अगर उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के मुतल्लिक सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत किए गए काम किए जा सकते हैं, तो उसी के तहत नीचे बने जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 है, जिसमें बड़ा क्लियर ये लिखा हुआ है कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के मुकदमात को जिसमें लिंकेज साबित नहीं होगा, तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी बहस रह जाती है, कानूनी या आइनी दलील रह जाती है कि आप उसको कहें कि ये आइन और कानून के मरवजा तरीक़ाकार है। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने उन प्रोसीजर्स को सस्पेंड करके अपनी उन कमेटी के सुओ मोटो जब किसी और अदारे के अंदर, जैसे इनके पास इख्तियार है जुडिशल रिव्यू का, पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का एक इख्तियार है। जब आप उसको प्रोसीजर की हदूदों के यूद के अंदर रखेंगे तो उसको सस्पेंड करने का इख्तियार भी पार्लियामान के पास है और इसी प्रोसीजर के अंदर है। अच्छा, तो उसके बाद वो किसी भी ऐसे ऑर्गन के मुतल्लिक अगर बात करें तो ये बहस तलब होगी जो रज़ा रुबानी साहब कह रहे हैं और जो नूर आलम साहब ने कहा है। इसके ऊपर वो कुछ तफसीलात अगर मंगवा रहे हैं जो ट्रांसपायर करें कि ये मैनर्स जो ये मैटर्स हैं ये फर्दर प्रोब मांगते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्ट नहीं कर रही। ना सिर्फ कि ये इस मामले पे एक्ट नहीं कर रही, जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो लिस्ट ऑफ केसेस उनके खिलाफ गई, लेकिन आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं उठाए वो मुकदमात जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिल फॉर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ उस ज़माने में भी उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, लेकिन जब उनको नोटिस जारी किया गया तो उस नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और फिर वो मामला ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। हाँ। और उस वक्त चूँकि फैज़ हमीद साहब उनकी पुश्त पर थे, अच्छा, तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हमारे इनको तो फारिग करें। तो साकिब निसार साहब ने कहा जी हमें बाकियों को तो कोई इशू नहीं है, आसिफ सईद खोसा साहब इसमें रुकावट हैं। फिर आसिफ सईद खोसा साहब को रिक्वेस्ट करके उनको रिक्यूज़ करवाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वो उनके रेफरेंस में वो हटे, उनकी जगह जो नेक्स्ट मेंबर थे वो तशरीफ़ लाए और उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो हेयरिंग थी उस पर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करते। अच्छा, चलें, ये हुआ था। अब सलमान साहब मेरा सवाल में वापस बहस में जाता हूँ कि अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वकला की तंजीमों की तरफ से भी एक रेफरेंस भिजवाया गया है और तकरीबन मैंने सुना है 5-6 रेफरेंस जा चुके हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर नहीं सुन रही तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने अगर एक्शन लिया तो उस पर क्या एतराज़ है? नहीं, देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए तो एक्शन नहीं ले सकती कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं सुन रही, या उनके पास आईनी इख्तियार है या आईनी इख्तियार नहीं है। अब अगर आईनी इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और उनका एक तरीक़ाकार है, वो पहले छानबीन करते हैं कि कोई बात बनती है या नहीं बनती, एक सीनियर जज साहब को भेजा जाता है रेफरेंस, वो अगर कहें कि हाँ जी इसमें कुछ है, इसको रखा जाए जुडिशल काउंसिल के सामने, तो फिर रखा जाता है। अब अगर ऐसा नहीं होता किसी वजह से, तो देखिए सितंबर अक्टूबर तक इंतज़ार कर लें, इतना दूर तो वक्त नहीं है।
जब एक नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, वो शायद एक नए जहन से इस मामले को देखें और किसी और नतीजे पे पहुंचे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस तो भेजना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, रेफरेंस तो भेज देंगे ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर भेजा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भेजा ना अभी तक, तो ठीक है, फिर देखिए सब नहीं, कुछ इसमें थोड़ी सी मीर साहब मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। देखें, अब सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस नहीं भेजना। अब कोई भी शहरी जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर भिजवाता है तो वो इंटरटेन होती है। वो जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। वो जो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर होते हैं सीनियर मोस्ट, उनमें से किसी को वो रेफर करते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं कि इस पर अपना ओपिनियन दें कि ये प्रामा। अच्छा, हमारे सामने माजी करीब की एक मिसाल है कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब के खिलाफ इस तरह का एक रेफरेंस दायर किया गया और सिर्फ अभी उनको नोटिस आया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो असल में उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया जब वो एक जजमेंट आई कि जिसमें ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी जो है वो भर्तियाँ हुई हैं, और जब ये एक ऐलान किया गया कि हम ये करने जा रहे हैं तो उस वक्त उन्होंने बड़ापन शो किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से। अच्छा, आप ज़रा ये बताएं ना हमारे नाजरीन को कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की, आपके खिलाफ कौन गया था अदालत में और आपकी बात पूरी तरह क्यों नहीं सुनी गई? मेरे साहब, अभी ये जो बात हो रही है ना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल, मेरा भी वाज़ेह एक राय है कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रेशर बिल्ट अप करने के लिए ये एक मूव तो हो सकती है, और प्रेशर बिल्ट अप उसी सूरत में किया जा होता है जब आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ चीज़ों को डील ना कर रहे हो। ठीक है। अब अगर सदर चीफ जस्टिस साहब किसी अपने लाइट वन के लिए या अपने किसी दोस्त के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है, उस पर बैठ जाएं, वो कुछ ना करें, साल साल गुजर जाएं, या उनके अपने ख़िलाफ़ आता है उस पर भी वो कुछ एक्ट अपॉन ना करें, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है शोर ही डालेंगे ना, डिमांड ही करेंगे। मेरा तो ये हुआ था जी कि मैंने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार से एड्रेस किया था, और उस पर मैंने ज़ाहिर बताया था कि ISI वाले क्या कुछ कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि इनफैक्ट हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो उस पर फिर एक ट्वीट आता है उस वक्त मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का, और कि जी ये इस पर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो कोई नहीं हुई। 31 जुलाई को मुझे शो काज नोटिस दे दिया गया। शो काज नोटिस किसने दिया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। वो सुओ मोटो नोटिस ले लिया था मेरे केस। अच्छा, आपके खिलाफ कोई वकला की तंजीम, नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं थी? कुछ भी नहीं, किसी शहरी की तरफ से भी कंप्लेंट नहीं थी। अच्छा, वो चीफ जस्टिस साहब ने जाहिर है किसी साइड से ट्वीट आया, रिक्वेस्ट आई, और वो जो सुओ मोटो नोटिस था वो इसी इख्तियार के तहत था, ये जो इख्तियार है? नहीं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अपना अलग इख्तियार वो एक अलग है। उसमें 3 तरीके हैं कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो भी ले सकते हैं, कंप्लेंट पर भी ले सकते हैं, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर। और फिर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग कितने दिन में मुकम्मल की? मुझे जी सिर्फ एक प्रोसीडिंग्स हुई मेरे रिप्लाई के बाद। शोकाज नोटिस का मैंने रिप्लाई दिया तो सिर्फ 1 अक्टूबर 2018 को मुझे इन पर्सन तलब किया गया, और फिर उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं कि हाउ वी वुड प्रोसीड फर्दर। तो 11 अक्टूबर को मुझे मीडिया के ज़रिए पता चला कि जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरी रिमूवल की रिकमेंडेशन की है, और कैन यू बिलीव कि विदिन 40 मिनट्स सेक्रेटरी यानी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से प्रेसिडेंट से वापस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये सारा नोटिफिकेशन भी जारी हो। आप फारिग हो गए? मैं फारिग हो। तो ये आप ये तो माने कि जनरल फैज साहब जो हैं वो बड़े पावरफुल थे, हैं? नहीं, फैज साहब भी पावरफुल थे और साकिब निसार साहब भी पावरफुल थे। उनके अंदर काफ़ी फुर्तियाँ थी उस वक्त। तो अगर हम कंपैरिजन करें आज के दौर से, तो इमरान खान साहब जो हैं वो कत्ल के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इतनी फुर्ती जो है वो आज के किसी सिटिंग हाजिर सर्विस जज के खिलाफ तो नहीं दिखाई गई। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने यह धमकी दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़रा आला हैं, इनके खिलाफ वो कहते हैं कि जब भी हम हुकूमत में आए इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे, बगावत का मुकदमा चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनको अभी तक नज़र आ रहा है कि हम दोबारा कभी ना कभी तो हुकूमत में आएंगे। क्या कहा ज़रा उनकी अपनी ज़ुबान में सुने।
जब भी हमें मौका मिला सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद आप जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं। इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि ये हुकूमत करें। जी मलिक अहमद खान साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। कोई कानून के तहत ऐसा हो सकता है? मैं जस्ट फ्रस्ट्रेटेड है। मैं तो हैरान हूँ कि आपके प्रोग्राम में ये बात कैसे इसको वो मिल गया, लेकिन चलें खैर एनीवेज, क्योंकि अब आपने कह दिया तो ये बिल्कुल एक नॉनसेंस बात है जो फवाद कर रहे हैं। इसका क्या ताल्लुक है? दे आर देयर एज केयर टेकर्स टिल द टाइम इलेक्शंस आते हैं। ये फवाद क्या कोई डिग्रीज बांटेगा इस चीज़ पे? अच्छा, आपका ख्याल हो है, सकता है आपका ख्याल है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? इट्स एब्सोल्युटली रबिश व्हाट इज सेइंग। आप कहेंगे सलमान साहब, आपका क्या ख्याल है? 90 दिन के लिए आए थे आइन वो? तो ये तसव्वुर नहीं करता कि 90 दिन के बाद कोई केयरटेकर होगा और इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन नहीं हुए, किसी ने तो इंतज़ाम चलाना है सूबों का, इसलिए वो चला रहे हैं। तो जब तक कोई अदालत उनको नहीं हटाती और कोई मुतबादिल अदालत हटा सकती है? देखिए, अभी मुश्किल एक बात होगी। अदालत गए तो हैं लोग, अब पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, गालिबन आज पेशावर हाई कोर्ट में भी हो गई है, लेकिन उसकी जगह क्या आएगा, कौन सा निज़ाम आएगा? आइन तो यही तसव्वुर करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चुके होंगे, हुकूमत मौजूद होगी, अच्छा। मुंतखब। अब चूंकि आइन से इनहराफ किया गया है, उस इनहराफ के बाद 10 और इनहराफ होंगे। अब ऐसी सूरत में हम एक नो मैन्स लैंड में हैं। वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने बिठाया हुआ है, अभी तक किसी अदालत ने हटाया नहीं, यही उनका इस्तेहकाक। जी शौकत साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, मेरा तो यही ख्याल है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह ये प्रोवाइडेड नहीं है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, और अगर कोई इंटरम सेटअप बना है तो वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी अगर हम जो एक स्पिरिट देखें, वो तो यही है कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते, और फिर उनका काम ही बुनियादी तौर पर ये है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है, तो जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते वो कंटिन्यू करेंगे, और उनका बिल्कुल कंटिन्यू करना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि कल अरशद शरीफ का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी कल ही हमारे एक साथी हैं ARY में इकरार साहब, उन्होंने कीनिया का दौरा किया, वहाँ से वो काफ़ी एविडेंस इकट्ठी करके लाए हैं, और उन्होंने कहा कि ये ARY की जो इंतज़ामिया है, जिस चैनल में अरशद शरीफ साहब काम करते थे, तो वो बड़े कमिटेड हैं अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए, और उन्होंने काफ़ी एविडेंस इकट्ठी की है इस बारे में। कोई क्योंकि आप वकील हैं, कोई एविडेंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया? जी मीर साहब, बदकिस्मती ये है कि ये जितना सेंसिटिव और डेलिकेट केस है ना, उतना ही इसके हवाले से इर्रेस्पॉन्सिबल मुख्तलिफ जगह से हमें बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो जब ये आपकी वो ये फेडरेशन का कोई जिस दिन इजलास प्रेस क्लब में सेमिनार, उस दिन भी जब कुछ लोगों ने ये कहा कि जी कि हमें पता है हमारे पास, तो मैंने एक ट्वीट भी की थी कि मैं कह जिन के पास अगर कोई एविडेंस है प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो मैं कल मेरा इरादा है कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास मालूमात हैं, और अगर मालूमात के साथ उनके पास एविडेंस भी है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कहें कि उनको शामिल तफ्तीश करें, उनके बयान रिकॉर्ड करें, अगर उनके पास कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है तो वो कलेक्ट करें, ताकि हम किसी डायरेक्शन पे लग सकें। आपको क्या लग रहा है कि अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसकी इंक्वायरी के लिए जो टीमें कीनिया गई, वापस आई, उन्होंने जो रिपोर्टें जमा करवाई, उसमें कोई मटेरियल है ऐसा जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं? अभी तो जो JIT की है ना जी, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी के साथ शेयर नहीं की, और ज़ाहिर है ना ही पेरूजल अभी तक हम उसके हवाले से कर सकें हैं। इस वजह से जो भी हैं वो स्पेकुलेशंस ही हैं, और इतना मैंने जिस तरह कहा कि इतना ये हसास मामला है कि इस पर स्पेकुलेशंस होनी नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई सॉलिड और कंक्रीट बात ना हो। एक डेवलपमेंट ये बहरहाल हुई है कि जो 6 दिसंबर को 2022 को एक FIR लोकल पुलिस ने अपने तौर पर दर्ज की थी, उस पर पुलिस ने जो है वो 173 की रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी ट्रायल कोर्ट में, और उसमें वो ट्रायल कोर्ट जो है वो अब 512 के तहत कार्रवाई करेगी या क्या करेगी। उन्होंने कुछ गवाहान को नोटिस इशू किए हैं,
तो अब हम कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी एस्पेक्ट भी रखेंगे कि आप, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और लास्ट ऑर्डर में ये भी था कि हो सकता है हम इसमें जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशल कमीशन जो है वो तो मेरे मामले में भी बना था, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब ने की थी। 9 साल गुजर गए, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। इजाज़त दीजिए, शौकत सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जनाब सलमान अकरम राजा साहब, मलक अहमद ख़ान साहब। मैं चलते चलते सिर्फ ये कहूँगा कि हम सियासी मामला उनको आइनी और कानूनी हवालों से उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी काबिल गौर बात बताइए। ये चीफ जस्टिस साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, पिछले चीफ जस्टिस साहब तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनके खिलाफ जो जी सीनियर प्यूनी जज, सीनियर जज थे, तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की वो 40 मिनट में कार्रवाई ख़त्म हो गई, एक हेयरिंग हुई और नोटिफिकेशन भी जारी हो गए और सब कुछ हो गया, और अज खुद नोटिस लिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। सिर्फ इस वक्त आजकल जिन नौजवानों को और पाकिस्तानी शहरियों को ये बात याद नहीं है, वो ज़रा थोड़ा सा अपनी जो यादाश्त है उसको ज़रा रिफ़्रेश कर लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जब कार्रवाई करनी होती है, तो जब पीछे से हुक्म आता है जनरल फैज़ का, तो 40 मिनट में भी सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।